तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने अलंकार पर चर्चा किया था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, फिर भेदों के जो भेद थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उन पर चर्चा हुई थी। आज हम लोगों का विषय है लघु कथा लेखन। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा कि अलंकार पर जो चर्चा हुई है, चाहे अलंकार का अर्थ क्या है, व्याकरणिक संदर्भों में उसका उपयोग क्या है, उसकी जो दो भेद है शब्दालंकार और अर्थालंकार, उसके बाद हम लोगों ने 8 अलंकारों पर चर्चा की, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उसके बाद फिर 5 इधर 5 कौन कौन से थे? तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और आप लोग दो बताओ, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। तो किसी के मन में अगर यह प्रश्न उठता है कि इस अलंकार को एक बार और चर्चा होनी चाहिए, तो मैं उस पर चर्चा कर दूंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो फिर हम लोग आज विषय को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों के व्याकरण में अभी भी 2 अभ्यास बचे हुए हैं। आज एक है लघु कथा लेखन। आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई का नया सिलेबस सीबीएसई साइट पे है, cbse.nic.in पर जाकर वहाँ आप लोग एकेडमिक जो सर्कुलर है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ देखना सीबीएसई करिकुलम बोल के जो है वहाँ पे क्लास 9 जो है सेकेंड लैंग्वेज दिया हुआ है हिंदी कोर्स से। तो संवाद लेखन और लघु कथा लेखन। तो आज हम लोग पहले लघु कथा लेखन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस लघु कथा और लेखन 3 शब्द यहां पे हम देख रहे हैं। तो लघु का अर्थ क्या होता है? एक बार अतिशयोक्ति अलंकार पर डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसे एक बार मिटा रहा हूं, पहले अतिशयोक्ति अलंकार पर चर्चा कर लूं, फिर मैं लघु कथा लेखन पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, अतिशयोक्ति अलंकार। तो आप लोगों को सबसे पहले जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस शब्द पर। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहीं पर अर्थ छिपा हुआ है। इस अलंकार का अर्थ क्या है? देखिए, अतिशय धन उक्ति, इसका अर्थ क्या होता है? कथन। और अतिशय का अर्थ क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, तो जब बढ़ा चढ़ाकर का अर्थ क्या है? कि किसी विषय के बारे में जितना उसका सामर्थ्य हो, जितना उसकी क्षमता हो, उससे कहीं अधिक उसके बारे में जब वर्णन किया जाता है या बताया जाता है, तब वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब अतिशय मैंने बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मैंने, उक्ति का अर्थ क्या बताया मैंने? कथन। मैंने जब बढ़ा चढ़ाकर किसी विषय के बारे में बताया जाए या उसको दिखाने का प्रयास किया जाए, उसे ही हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। पिछले दिन उदाहरण के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था,
कभी महाराणा प्रताप सोचते हैं नदी के इस पार कि कैसे नदी को पार करना है, तो क्या होता है, चेतक जो है उस पार चला जाता है। दूसरा उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है कि पूरी लंका जल गई। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से देखो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि क्या है, विषय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की गई है या प्रयास किया गया है। इसीलिए इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, माने अतिशय धन उक्ति, माने जहां जब किसी विषय को, किसी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है तो उसी अलंकार को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और कोई प्रश्न किसी के मन में? ओके सर, ठीक है। अगर नहीं, जब तक विषय समझ में नहीं आया, मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। अर्पित, कोई प्रश्न है? मानवीकरण, ठीक है। मानवीकरण अलंकार, यहां पे तीन, ये जो है मानव शब्द ले लो। मानव का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। फिर है करण, यानी इस अलंकार की विशेषता यह है कि यहां पर हमारी जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति से संबंधित जो चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सूर्य हो, चाहे जो भी हो, चंद्रमा हो, जो भी हो, लताएं हो, उदाहरण के हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो उनकी द्वारा जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, अगर जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो अगर उस संदर्भ को भी आप अगर ध्यान में रखो तो सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग इसे जड़ ही मानते हैं, प्रकृति को। सामाजिक जीवन के संदर्भों में हम प्रकृति को जड़ ही मानते हैं और मनुष्य को चेतन मानते हैं। चेतन माने जिसमें चेतना हो, जिसमें हलचल हो, गतिशीलता हो। निर्जीव और सजीव आप लोग पढ़ते हुए आते हो। तो यहां पर क्या है कि प्रकृति के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या जो भी गतिविधियां प्रकृति में घटित हो रही हैं, जब उसको पूरी तरह से मनुष्यों के रूप में दिखा दिया जाता है, जब उनकी गतिविधियों को मनुष्य के रूप में हम देखते हैं, तब उस अलंकार को हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है अर्पित, क्या कहेंगे उस अलंकार को? मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ है कविता कक्षा 9वीं में आप लोग का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, तो अलंकार पे उन्होंने बताया होगा कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। कैसे? तो मैंने एक उदाहरण उस दिन दिया था कि जब मेघ यानी बादलों का जब आगमन होता है तो क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाएं चलने के कारण क्या होता है, धूल कण इधर उधर उड़ने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियां खुलने और बंद होने लगते हैं, लताएं जो है उसमें एक हलचल सी नजर आती है, पेड़ पौधे झुकने लगते हैं। तो देखना ये सारी घटनाओं का वर्णन जो है मेघाय कविता में किया गया है। तो यहाँ पे मेघ जो है, बादल जो है, उसकी तुलना किससे की गई है? दामाद से। अब कैसे? तो देखना जब दुल्हा जो होता है, दामाद जो होता है, जब बारात लेकर जब शादी के लिए प्रस्थान करता है तो क्या होता है, नाच माने क्या होता है, बाजा गाना, ये सभी चीजें होती है। तो क्या होता है, ये किसके लिए होती है? तो विवाह से पूर्व की स्थिति होती है।
उसी प्रकार वर्षा से पूर्व की स्थिति क्या होती है, जो अभी प्राकृतिक संदर्भों में हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या होता है, जब वर्षा होती है तो मनुष्य को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। उसी प्रकार एक पिता के द्वारा जब अपनी लड़की का कन्यादान कर दिया जाता है, कन्यादान कविता भी आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ोगे, तो क्या होता है, तो उसके मन में जो एक संदेह, एक जो शक, एक जो भ्रम रहता है, वो दूर हो जाता है बेटी के विवाहोपरांत, उसका कन्यादान कर देने के बाद। तो ये क्या हुआ है, यहाँ प्रकृति की ये सारी गतिविधियां हैं, तो उसको क्या किया गया है, दामाद जो बारात लेके पहुंचता है उस रूप में दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह से प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया। तो यही है मानवीकरण अलंकार, है ना। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो यहां पर आप लोगों को इस संदर्भ में इसे देखना है। और किसी के मन में कोई प्रश्न? अर्पित, स्पष्ट हो गया होगा? अगर नहीं स्पष्ट हुआ तो फिर से मैं बता दूंगा, बोलो। तो अब हम लोग आगे बढ़े लघु कथा लेखन पर। तो सबसे पहले मैंने कहा, आप लोग जिस विषय पे मैं बोलता हूं कि सबसे पहले ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है उसके शीर्षक पर। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे 1, 2, 3 शब्द। लघु का अर्थ क्या होता है, आप लोग सभी जानते हो, छोटा। कथा का अर्थ क्या होता है, आप लोग भी जानते हो, कहानी। और लेखन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग जानते हो, लिखना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब कोई छोटा कहानी या छोटी कहानी, जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो बोलेंगे छोटी कहानी जब लिखते हैं हम लोग, तो वही कहलाता है लघु कथा लेखन। तो यहां पे एक प्रश्न उठता है मन में, तब क्या कहानियां बड़ी भी होती हैं? कई ऐसी कहानियां हैं जो बहुत बड़ी भी होती हैं, जिसमें एक विस्तार होता है, और कई कहानियां ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं। संक्षिप्त में ही क्या होता है, घटना को बता दिया जाता है। तो जब पूरी घटना को संक्षिप्त में बता दिया जाता है तो वही कहलाता है लघु कथा लेखन। और जब घटनाओं का पूरा विस्तार से वर्णन होता है तो हो गया कहानी, माने विस्तृत कहानी का एक रूप, विस्तार। तो इसमें क्या है कि यह जो विधा है, यह भी गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। और वर्तमान समय में देखिए, सबसे बड़ी क्यों चीजों का देखिएगा, आप लोग क्या करते हो, अगर मैं कहूं कि आप लोगों को 50 प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं सिर्फ, जो भी मूल्यांकन होगा उसके लिए, तो आप लोग खुश हो जाओगे, या आप लोग को कहा जाए कि आप लोगों को पूरी किताब पढ़नी है? अब आप लोग मुझे तो चैट बॉक्स के माध्यम से बताओ कि 50 प्रश्नों की तैयारी के लिए आप लोग तैयार हो, या पूरी किताब पढ़ने के लिए तैयार हो? चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे रिप्लाई दो आप लोग। कि कौन कौन 50 प्रश्न से पढ़ना चाह रहा है, और आप लोगों में से कौन है जो पूरी किताब को पढ़ना चाहेगा?
अधिकांशतः लोगों का उत्तर क्या होगा सर? 50 प्रश्न काफी है। क्या होगा? क्योंकि पूरी किताब को पढ़ने में जो समय लगेगा उससे अच्छा 50 प्रश्नों को अगर हम अच्छी तरह से तैयार कर ले तो हमारे जो प्राप्तांक है, जिसको मार्क्स कहते हैं हम लोग किसी भी असेसमेंट में, या जो भी हो, असेसमेंट 1 हो, टर्म 1 हो या पोस्ट मिड टर्म हो, जो भी हो, तो वहां पर क्या होंगे कि हम और अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर पाएंगे। मैं संगम तुम्हें 10 प्रश्न भी नहीं पढ़ने के लिए कहूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो पूरी किताब पढ़नी आवश्यक है। 50 प्रश्न, वेरी गुड। मैंने हम लोग का क्या है, ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जब कम चीजों में सब काम निपट सकता है, हो सकता है, तो क्यों हम लोग विस्तार से करने के लिए जाए। तो वर्तमान समय में देखना, इतना धैर्य, इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े उपन्यास, बड़े नाट्य की विधाएं, जो कि खाद्य साहित्य से सभी विधाओं का संबंध उतना वो उपन्यास ये सब पढ़ने के लिए जाए। कई बार देखना, आप लोग जब किसी विषय पे चर्चा होती है, आप लोग के जो भी पाठ्य पुस्तक है, तो सबसे पहले देखना कि लेखक परिचय के बाद या कवि परिचय के बाद ही एक सारांश दिया गया रहता है। जैसे ही आप लोग उस सारांश के बारे में जान जाते हो तो क्या होता है, पूरी किताब पढ़ने की इच्छा नहीं करते, पूरे उस पाठ को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है कि हमें तो सारांश पता चल गया है। आज पूरे इस अभ्यास में तो इसी के बारे में विस्तार से फिर लिखा हुआ है। लेकिन जो विस्तार से लिखा हुआ है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, उस घटना से भली भांति अवगत हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आधुनिक समय में हम मनुष्यों के पास अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय का अभाव होते जा रहा है। अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि अब विस्तार से वो इस कहानियों को या उपन्यासों को या नाटक की जो विधाएं हैं, नाटक साहित्य है, उसको पढ़े। इसीलिए अभी सभी क्या करते हैं, घटनाओं को जल्द से जल्द पढ़ना और समझने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में लघु कथा लेखन का जो है उद्भव हुआ। तो देखो, आरंभिक समय में हम लोग जब पंचतंत्र वगैरह पढ़ते थे, पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है, तो इसी में क्या है कि इसी प्रकार के जीव जंतु यानी जानवरों, पक्षियों के माध्यम से मनुष्य की नीति की शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा दी जाती थी। मैंने बार बार कहा है कि गद्य साहित्य हो या काव्य साहित्य हो, प्रत्येक का उद्देश्य क्या होता है, कोई ना कोई हमें संदेश देना रहता है। प्रत्येक कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, नाटक हो, इन सब का उद्देश्य होता है कि हमें कोई ना कोई संदेश या उपदेश देना। जैसे एक कहानी पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, लघु कथा ही है, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसके बारे में जानते हो। कछुआ और खरगोश की कहानी सुना है आप लोगों ने ना। सब हम जानते हैं कि खरगोश क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है, और कछुआ क्या है, बहुत धीरे धीरे चलता है। और आप लोग इस कहानी से परिचित हो भली भांति कि जब परिणाम आता है तो परिणाम ठीक विपरीत आता है। जितना किसको चाहिए था, खरगोश को, और जीत कौन जाता है, कछुआ। क्यों, कैसे, ये सभी घटनाओं से आप लोग भली भांति परिचित हो। तो जो मनुष्य के अंदर जब अहंकार की भावना आ जाती है, जब वो उसे लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मुझसे कोई नहीं पार पा सकता है, मैंने मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, तो अगर इस कहानी को पढ़ा जाए तो इस छोटी सी कहानी ने यह संदेश दे दिया। क्या संदेश दे दिया? कि कभी भी हमें अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरे को तुच्छ या हीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। जो गलती
खरगोश ने की थी कछुआ के संदर्भ में। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि जब रेस का आरंभ होता है तो कछुआ क्या होता है, बहुत तेजी से दौड़ते हुए बहुत आगे निकल जाता है, या खरगोश? कौन निकलता है तेजी से दौड़ते हुए आगे? चलो ये प्रश्न संगम से ही पूछते हैं कि जब रेस की शुरुआत होती है संगम, तो कछुआ और खरगोश में कौन आगे निकलता है, कछुआ या खरगोश? और फिर क्या कारण होता है? खरगोश। वेरी गुड। अच्छा, क्या कारण होता है संगम कि खरगोश पीछे हो जाता है रेस में? क्यों कछुआ जीत जाता है? जो संदेश था वो तो मैंने आपको दे दिया। आलसी की भावना? नहीं, तब तो वो पहले ही दौड़ता नहीं, तब तो कछुआ से वो शर्त ही नहीं लगाता। वह जब दौड़ते हुए बहुत आगे निकल जाता है तो ये सटीक खूब उत्तर नहीं होगा कि आलस के कारण, नहीं। वो देखता है अभी कछुआ तो बहुत पीछे होगा, मैं तो दौड़ते हुए बहुत आगे निकला, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम करके फिर दौड़ेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, कछुआ से बहुत पहले हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो आराम करने के लिए रुक जाता है, और जिस जगह पर वो आराम करने के लिए रुकता है दूसरे के बारे में, जैसे ही वो आराम करने के लिए रुकता है तो क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, दौड़कर जो तेजी से आया रहता है उसके कारण थोड़ी सी थकावट भी रहती है, और जैसे ही वो आराम करने के लिए सोता है वो क्या होता है, आराम से सो जाता है। और जब सो जाता है तो क्या होता है, वो सोया रह जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जब खरगोश की आंखें खुलती हैं और जब तेजी से भागता हुआ या दौड़ता हुआ जब वो मंजिल तक पहुंचता है तो देखता है कछुआ तो वहां पहले ही पहुंच गया है। तो अच्छा बताओ, ये जो घटना है क्या संदेश देती है? कछुआ का वहां आराम करना, मैंने तो अंत उद्देश्य बता दिया आप लोगों को, और यहां देख रहा हूं संगम भी लिख रहा है, लेकिन ये जो कछुआ का आराम करना है ये किस घटना की तरफ इशारा करती है? कोई बताएगा? कोई नहीं। यहां पर यह इशारा किया जाता है कि जब तक हम लोग मंजिल पर अपने नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक हम लोग अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें निरंतर अपने पथ पर, अपने कर्तव्य के पथ पर कह लो, या अपना लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है, या हमारी जो मंजिल है, जब तक हम उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक कहीं भी हमें विराम या आराम करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि आप लोग, जो उदाहरण मैंने आप लोगों को पिछले बार भी दिया था कक्षा में, कि पूरे दोहे को ही हम लोगों ने बदल दिया है। आज मनुष्य की धारणा क्या हो गई है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बंदे, जीना है जब बरसों। यही दोहा था। हमेशा अधिकांशतः मनुष्यों की देखना यही प्रवृत्ति हो गई है, आराम से कल कर देंगे, तो अभी बहुत समय है। तो आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा, ठीक है पढ़ना है ना, मम्मी पापा या दीदी हैं, भैया हैं, जब भी पढ़ने की बात करते हो, पढ़ लेंगे भैया, पढ़ लेंगे पापा, पढ़ लेंगे मम्मी, सभी आप लोग कहते होंगे। अभी बहुत समय है, हो जाएगी तैयारी, आप लोगों को इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और ऐसे करते करते क्या होता है, एक एक दिन निकलता चला जाता है, और कब असेसमेंट आकर जो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, कहने का तात्पर्य है आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाता है,
उसका दिनांक, उसकी तिथि या तारीख जो भी करो, जब नजदीक आ जाता है तब जाकर यह एहसास होता है कि हम लोगों ने तो समय का सदुपयोग नहीं किया। कल कल करते हुए तो तिथियां जो है वो नजदीक आ गई। तो ये जब किसी भी घटना के संदर्भ में बातें हो रही हैं या किसी भी विषय के बारे में बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा कि इसीलिए कि प्रत्येक का एक उद्देश्य होता है, उसमें एक संदेश छिपा रहता है, और कभी भी किसी भी तथ्य को तोड़ने, मोड़ने या उसको बदलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। क्या है वास्तविक दोहा? क्या था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। घटना ये थी, दोहा ये था कि हम किसी भी काम को यदि कल करना चाहते उसे आज कर ले, आज वाले काम को अभी कर ले, क्योंकि कब क्या घटना किसके साथ घट जाएगी, कब क्या परलय आ जाएगा, हमें से कोई नहीं जानता। इसीलिए किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग याद करो, मैंने एक घटना का उल्लेख भी किया था कि रावण जितना शक्तिशाली व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी क्या कहता था, कल सीढ़ी लगा देंगे स्वर्ग से नरकलोक में, और कल लगा देंगे, कल लगा देंगे, और कल कल करते हुए उसका काल आ गया। यानी राम के साथ युद्ध करते हुए वो काल के मुंह में ही तो समा गए। तो कल किसी का नहीं आया, हमें इसीलिए कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। खरगोश की गलती क्या थी? वो सोचा कि अभी कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और घमंड और अहंकार तो उसके भीतर था ही। तो क्या हुआ अंततः? परिणाम उसकी हार हुई, उसका अहंकार, उसका घमंड टूटा। तो यही बता रहा है कि लघु कथाएं जैसे जो होती थी प्राचीन काल में भी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम में से किसी के पास उतना समय नहीं है। देखो, जो प्रसंग का मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग, कि आज इंसानों की संवेदना और उनकी समस्याएं कई तरह की हैं। इन समस्याओं और जीवन मूल्यों को केवल लघु कथा के माध्यम से कम शब्दों में कहे जाने की यह विधा आजकल साहित्य की सबसे प्रचलित विधा बन गई है। इसलिए लघु कथा में इन तथ्यों को कहने की परंपरा को विकसित करने के लिए आधुनिक काल में जो है लघु कथा का जन्म हुआ। लघु कथा में शब्दों की सीमा को लेकर साहित्यकारों में मतभेद बना हुआ है। माने एक साहित्यकारों के बीच में इसको लेकर एक है कि कितने शब्दों में लघु कथा होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका अर्थ है छोटा कहानी लेखन, यानी छोटी कहानी लेखन, तो इसका शब्द सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। और अंततः यह हुआ कि लगभग 100 से लेकर 120 शब्दों में लघु कथा लेखन होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। कि कम शब्दों का प्रयोग करके ही पाठक वर्ग तक जो भी घटना है, जो भी विषय वस्तु है, उसको प्रस्तुत कर देना है, पाठक वर्ग तक उस संदेश को पहुंचा देना है। तो कितने शब्द सीमा का निर्धारण किया गया यहाँ पर? आप लोग लिख लो एक जगह पर, 100 से लेकर 120 लघु कथा लेखन जो है 100 से लेकर 120 शब्दों में। ठीक है, यानी ये जो लघु कथा लिखना है वो 100 से लेकर 120 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। अब देखो, इनमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है वो भी आप लोग लिख लो।
पहला बिंदु है निरंतरता। निरंतरता का अर्थ क्या हो गया? उसमें एक क्रम होना चाहिए, क्रमबद्धता। चूंकि लघु कटा है, संक्षिप्त है, तो कहीं भी अनावश्यक विस्तार से बचना है। तो उसको क्या हो रहा है, प्रस्तुत करने के साथ साथ उसकी निरंतरता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी घटना के बाद क्या जो है एक सही क्रम में होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, एक सही क्रम में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कहानी को जब पढ़ा जाए तो कहीं भी यह नहीं लगे कि उसका जो लेखन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या कहानी स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो है कथात्मकता है, यानी कहानी को कहने का तरीका। दूसरा क्या है, कथात्मकता, माने कहानी को कैसे कहना है। एक चीज देखिए, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बोली एक अमोल है जे के बोली जानी कि तराजू तौल के, माने हृदय की तराजू पर तौल के तब मुख बाहर आनी। कई लोगों की बातचीत करने की शैली ऐसी होती है कि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें की बातचीत करने की जो शैली होती है या उनका जो माध्यम होता है या उनका जो तरीका होता है वो क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। देखिएगा, आप लोग तो अभी छात्र जीवन में हो, इसी जीवन में आप लोग के जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार, अध्यापक से लेकर बहुत दोस्तों मित्रों जो भी हो, क्या सभी के साथ एक समान का रिश्ता है? सबका क्या आचरण और व्यवहार आप लोगों को एक जैसा लगता है? नहीं, नहीं तो, क्योंकि सच्चाई यही है, हो भी नहीं सकता। उसमें से क्या होता है, कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अच्छा लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनके बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, या आपके साथ उनका आचरण और व्यवहार क्या होता है, इतना आत्मीय होता है कि वो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो क्यों अच्छे लगते हैं? उसी के कारण से, आत्मीयता के कारण, उस अपनापन के कारण। तो और विषय कौन सा अच्छा लगता है? जहां पे रोचकता होती है। अब किसी एक विषय पे चर्चा हो रही है और आप लोगों के मन में कोई रुचि ही नहीं है, उस विषय को सुनने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्या होगा? उस विषय पे कोई व्यक्ति मान लो बोलता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आप लोगों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, वो विषय समझ में ही नहीं आ रहा है। भले वो विषय आसानी क्यों ना हो, क्यों? वो क्या होगा, जब आपकी रुचि नहीं रहेगी तो वो जटिल हो जाएगा, या उस विषय में रोचकता नहीं रहेगी तो उस विषय को समझना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रुचि जागृत होगी तो क्या होता है, कठिन से कठिन विषय भी आसान हो जाता है। देखने कहावत कही गई है ना कि जब तक विषय में रोचकता नहीं होगी, विषय को प्रभावपूर्ण शैली में व्यक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वो विषय पाठक वर्ग हो, श्रोता वर्ग हो या जो भी हो, उसे वो विषय अच्छा नहीं लगेगा। इसी बोल रहे कथात्मकता होनी चाहिए उसमें। तीसरा जो है प्रभावी संवाद या पात्र के अनुकाल जो होता है संवाद होना चाहिए। क्या तीसरा पॉइंट क्या है? आप लोग सभी लोग लिख लो इसे। इसको कह सकते हो अथवा पात्र अनुकूल संवाद। क्या कहेंगे? पात्र के अनुकूल संवाद। पात्र के अनुकूल संवाद। अब इसका अर्थ मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। मान लो एक रावण का चरित्र है जो रामायण आप लोगों ने देखा है, और रावण जाके राम के सामने कहे, राम
आप मुझसे युद्ध करने आए हो? क्या आपको पता नहीं मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, जिस तरह की ध्वनि निकाल रहा हूं, इस पे ध्यान देना आप लोग। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बलवान हूं, तीनों लोगों का विजेता हूं। तो क्या ये इस तरह का कथन जो मैंने प्रयोग किया और जिस तरह की आवाज में मैंने इन बातों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, क्या ये रावण के चरित्र के अनुकूल है? कदापि नहीं। रावण का चरित्र क्या होना चाहिए, या उसकी आवाज में क्या होनी चाहिए? वो जोश, वो जज्बा, वो गरज होनी चाहिए, जो आप लोगों ने देखा भी था रामायण में। जब हंसता, हा हा हा, जब रावण हंसता तो उसकी हंसी में ही एक भयावहता छिपी हुई थी। जब वो आदेश देता है, जब वो कहता है, वो राम और लक्ष्मण को तुच्छ समझता है, तो सामान्य मनुष्य समझता था। अब उसका चरित्र अगर ऐसा हो, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने कहा, क्या उसके चरित्र के अनुकूल होगा? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे संवाद जो होता है वो प्रभावी होना चाहिए और पात्रों के अनुकूल होना चाहिए, चरित्र जैसा उसका है। अब रावण के चरित्र में इस तरह के संवाद होंगे तो क्या होगा? कहीं रोचकता नहीं रहेगी। चौथा जो है, रचनात्मकता, कल्पनाशीलता होनी चाहिए। क्या है चौथा बिंदु? रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता। माने रचना करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि यहां से क्रमबद्धता की, कथात्मकता की, प्रभावी संवाद अथवा पात्रों के अनुकूल संवाद का भी गठन कर लिए, लेकिन उसमें क्या है, एक जो कल्पना करने की जो क्षमता है, जो रचना करने की जो क्षमता है, अगर वो नहीं रही तो क्या होगा? विषय विषयांतर हो जाएगा। जिस क्रमबद्धता को, जिस निरंतरता को लेकर आगे बढ़ना था, वहां से हम भटक जाएंगे। और अंतिम पॉइंट जो है, अंतिम बिंदु जो है, जिज्ञासा या रोचकता। जिज्ञासा, रोचकता। क्या है? जिज्ञासा, रोचकता। माने जैसे ही कहानी आगे बढ़ी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? जैसे देखना, जब आप लोग विभिन्न प्रकार के जो भी चैनल आते हैं कार्यक्रमों के, घटना को देखना आप लोग ले जाकर ऐसी जगह पे समाप्त करते हैं कि उसके बाद जो भी दर्शक वर्ग है, सामने देखने वाला जो दर्शक वर्ग है या सुनने वाला जो श्रोता वर्ग है, उसके मन में ये जिज्ञासा जागती कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और आगे क्या होगा देखने के लिए क्या होता है? अगले दिन पहले से ही लोग टीवी वगैरह चलाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्या होगा इसके बाद घटना देखने के लिए। तो क्या हो रहा है, ऐसे जगहों पे क्यों इस घटनाओं को समाप्त किया जाता है? ताकि अगले दिन फिर से दर्शक जो है टीवी के सामने बैठ जाए देखने के लिए, या टीवी देखने के लिए बाध्य हो जाए। उनके अंदर वो रोमांच उत्पन्न कर देना है, उनके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न कर देनी है। किसी भी देख लेना धारावाहिक में, एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर वो लोग घटना को समाप्त करते हैं उस दिन के लिए, जिस दिन के बाद अगले दिन देखने के लिए। मान लो आज शुक्रवार है कि शनिवार है, कौन सा दिन है? शनिवार है। मालूम है तो आप लोग को, अभी दिन उन्हें याद रहता है तो? संगम, आज कौन सा डे है? अच्छा, धारावाहिकों में ऐसी घटनाओं पे कितने लोगों ने ध्यान दिया है जिसपे भी मैं चर्चा कर रहा हूं? शायद सैटरडे। अच्छा ठीक है, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है संगम। फिर कक्षा में आपसे मुलाकात होगी मेरी।
जब रूटीन चेक करते हो तब याद आता है। नहीं नहीं, मुझसे मिलना क्लास में, फिर तो कक्षा में मुलाकात होगी ही जल्दी ही, तब बातचीत होगी इन विषयों पर। तो जो मैं अभी प्रश्न पूछ रहा था कि आप लोगों ने जब भी धारावाहिक देखा होगा, सीरियल जिसको कहते हो, संगम, ये जो भी भेज रहे हो ये पिक्चर अगर आप डिलीट करो, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इमीडिएटली उसे डिलीट करो। तो यहां पर क्या होगा, जिसकी घटना की मैं बात कर रहा था, कि आप लोग ध्यान देना आज से थोड़ा। कोई भी अगर सीरियल शेष होता है तो देखना उसके बाद में लिखा जाता है आगे देखिए या क्रमशः, ऐसे कई शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जाता है। और जैसे वो दृश्य वहां पर समाप्त होता है, क्या होता है, जो भी दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं या जो भी उस कार्यक्रम को देख रहे हैं अगले दिन देखने के लिए, उनके मन में वही जो अंतिम पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, जिज्ञासा या रोचकता। तो लघु कथा लेखन के संदर्भ में भी ये लागू होता है नियम, कि आप जैसे ही कहानी हम पढ़ते हैं हमारे भीतर जिज्ञासा, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा अंततः क्या होगा। ये किसी भी संदर्भ में खेल ही देखते हैं हम लोग, मान लो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी जो भी क्रिकेट के जो भी गेम्स हो रहे हैं, खेल जो हो रहे हैं, क्या होता था, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, अंततः हम लोग क्या, सबका नजर किस पे रहता है, परिणाम पे रहता है, रिजल्ट पे रहता है, क्या होगा। आप लोग ये जो असेसमेंट दिए हो अभी टर्म 1 का, अब सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा होगा, पहला कि इसका रिजल्ट कब आएगा। जहां तो मुझे याद है कि आप लोगों ने असेसमेंट 1 सबका रिजल्ट मैंने कहा था ये पोर्टल पे लोड हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। और दूसरा जो है टर्म 1, तो उसका भी कुछ बच्चे जो है नहीं दे पाए हैं, उनका असेसमेंट होने के बाद वो भी देख पाओगे आप लोग कुछ दिनों में ही। तो क्या है, तो जैसे ही आप लोग टर्म 1 असेसमेंट दियो, क्या हो, इसके बाद ही आपके मन में प्रश्न है इसके परिणाम क्या होंगे। तो वही है जिज्ञासा या रोचकता। तो ये था लघु कथा लेखन। तो व्याकरण में और एक पाठ आप लोगों का रह गया है, संवाद लेखन। संवाद का अर्थ आप लोग जानते ही हो, जैसे वार्तालाप, बातचीत, हम लोगों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, ये भी एक संवाद का ही अंग है, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, आत्मालाप कर सकता है, वार्तालाप नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसको कहते ही संवाद। और उसके बाद शब्द लेखन यानी लिखना, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत हो रही है, एक बिंदु दे दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको उस पर लिखना है। तो अगली कक्षा में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है लघु कथा लेखन के लिए, और इसे लिखना है 100 से 120 शब्दों में। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है? ओके, थैंक यू, बाय एवरीबॉडी।